Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 15th March 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. वेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन. सो रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज़ किया है एंड रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड टू 6.07%. नाउ जब भी हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं इट इज़ मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. हमारा जो CPI इंडेक्स होता है इट रिफ्लेक्ट्स द रिटेल इन्फ्लेशन. Now, if we talk about inflation, so inflation is basically rise in the prices of most goods and services. जो हम daily या common use में जो goods and services use करते हैं जब उनके prices increase होते हैं like food, clothing, housing, transport, consumer staples, इन सब goods and services के जब price increase होते हैं that is called as inflation. सो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास कमोडिटीज़ की बास्केट होती है, कुछ सर्विसेज हैं एंड वी सी कि ओवर द टाइम इनके अंदर कितना प्राइस का चेंज आ रहा है एंड थ्रू दैट वी एस्टिमेट द इन्फ्लेशन. सो इन इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इट मेजर्स द इन्फ्लेशन. इंडिया में इन्फ्लेशन मेनली दो तरह के इंडाइसिस से मेजर की जाती है. वन इज़ WPI विच इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सेकंड वन इज़ CPI विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नाउ होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर जो होलसेल लेवल पे जो प्राइसेस के चेंज होते हैं उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो रिटेल लेवल प्राइस चेंज होते हैं उनको शो किया जाता है. सो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन. तो रिटेल इन्फ्लेशन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिटेल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइसेस के चेंज होते हैं वो हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शो होते हैं. इसके अंदर हमारे जो इंडियन कंज्यूमर्स जो कि कॉमन कमोडिटीज़ को बाय करते हैं उनका जो प्राइस डिफरेंस होता है लाइक इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम डेली डे टू डे अपने यूज़ करते हैं, बाय करते हैं, उनके चेंजेस को रिटेल लेवल पे रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है लाइक फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर. कुछ इस तरह से CPI को सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है इसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है दे ऑल्सो यूज़ दिस CPI डाटा जिसके थ्रू कंट्री में जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जाता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो हम बेस ईयर लेते हैं दैट इज़ 2012. आज जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल आया है इसके अंदर फरवरी मंथ की जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट 6.07%. नाउ ये वैल्यू इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे जो रिटेल इन्फ्लेशन है RBI ने एक अपर मार्जिन सेट की हुई है कि इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6% तक रहनी चाहिए. लेकिन फरवरी मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन इस 6% सीलिंग को क्रॉस कर चुका है एंड ये 6.07% पे रिकॉर्ड किया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने RBI को मैंडेट किया है दैट दे नीड टू मेंटेन द इन्फ्लेशन इन इंडिया विद इन द रेंज ऑफ 4 ± 2%. तो मतलब 2 to 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन है वो रहनी चाहिए. इवन ये जो रेंज है दैट 4% का जो बैंड है एंड ±2%, इस रेंज को एक कमेटी ने जिसे उर्जित पटेल ने हेड किया था 2014 में उन्होंने इस इन्फ्लेशन की रेंज को सजेस्ट किया था. एंड फरवरी मंथ में हमारी जो डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन है कि पिछले 8 मंथ का सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है दैट इज़ ऑफ 6.07%. एंड इसने हमारी जो अपर लिमिट है, अपर टॉलरेंस लेवल जो है ऑफ 6% उसे एक्सीड कर दिया है फॉर द सेकेंड मंथ इन अ रो. नाउ क्योंकि इससे पहले जनवरी मंथ में भी जो रिटेल इन्फ्लेशन थी दैट वाज ऑफ 6.01%. तब भी ये जो अप टॉलरेंस लिमिट थी वो ब्रीच हो गई थी एंड फरवरी में ये जो इन्फ्लेशन है ये रादर और इंक्रीज़ हुई है. नाउ RBI ने जो रिटेल इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए प्रोजेक्ट किया था दैट वाज 5.3%
एंड नाउ यहाँ से आरबीआई को भी अपना जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है उसे रिवाइज़ करना होगा, बिकॉज़ ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये जनरलाइज होता जा रहा है। एंड अभी तक जिस तरह से जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अगर हम देखें तो अकोमोडेटिव स्टैंस था सेंट्रल बैंक का, एंड हो सकता है कि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है ये जो करंटली जो अकोमोडेटिव स्टैंस चल रहा है इसकी भी रीअसेसमेंट हो। नाउ दिस इज़ द 5th कॉन्जिक्यूटिव मंथ जब जो इन्फ्लेशन है वो लगातार राइज कर रही है, एंड फरवरी में ये 6.07% हो गई है। इससे पहले जनवरी में ये 6.01% थी, एंड अगर हम एक साल पहले देखें तो देन इट वाज एट 5%। सो डेफिनेटली द इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग। ना अलॉन्ग विद दिस एक और कंसर्न यहाँ पे आ रहा है कि ये जो प्राइस राइज हो रहा है इट शुड नॉट बिकम मोर जनरलाइज्ड, एंड आरबीआई शुड नॉट फॉल बिहाइंड द कर्व टू रिटेन द इन्फ्लेशन। नाउ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो नेक्स्ट मीटिंग है दैट इज़ इन अप्रैल 6 से लेकर अप्रैल 8 के बीच में शेड्यूल की गई है। सो नाउ ऑल आइज ऑन दैट कि जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी इसका आउटकम क्या होने वाला है। So if we see there are geopolitical tensions which are going on, and इसी के साथ साथ जो commodity prices हैं वो spiral up कर रहे हैं। So आरबीआई की जो पॉलिसी मूव होने वाला है it will definitely affect जिस रेट पे जो prices हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट का अगर हम इसको लेकर स्टैंड देखें तो पिछले 2 मंथ से लगातार जो 6% से ऊपर जो रिटेल इन्फ्लेशन जा रही है, गवर्नमेंट इज़ नॉट सीइंग दिस एज अ ब्रीच ऑफ द अपर बैंड ऑफ आरबीआई's टारगेट, एंड इसे लेकर गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक रिटर्न रिप्लाई भी दिया था जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 6% बैंड जो इन्फ्लेशन का क्रॉस हो रहा है फॉर द पर्टिकुलर मंथ, इसे हम ब्रीच ऑफ द टारगेट नहीं कह सकते। रादर दे सेड कि इसे हम ब्रीच तब मानेंगे जब लगातार अगर हम 3 मंथ्स की अगर एवरेज इन्फ्लेशन निकालें, एंड इफ़ इट इज़ मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, तो तब हम इसे ब्रीच मान सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिटेल लेवल है इसमें जो फूड प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन है उसमें बहुत ज़्यादा अपटिक हुआ है। फरवरी मंथ में ये 5.85% पे राइज कर चुकी है। इससे पहले जनवरी में इट वाज 5.43%। तो डेफिनेटली जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। एंड अगर हम फूड बास्केट पे भी देखें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर एडिबल ऑयल्स की वजह से आ रहा है, देन फ्रूट, मिल्क, शुगर, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये सब यहाँ पे जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऑन दी अदर आइटम्स अगर हम देखें सीरियल्स, मीट, एग, वेजिटेबल, पल्सेस, ये मंथ ऑन मंथ राइज होते जा रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है दैट इज़ ऑन एडिबल ऑयल। इसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एंड जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तब से ही जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, एंड साथ ही में जो एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं ये भी और इंक्रीज़ हो सकते हैं, बिकॉज इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे चल रहा है। इसके अलावा ये जो रिटेल इन्फ्लेशन आई है इसका जो इम्पैक्ट है वो रूरल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अर्बन इन्फ्लेशन। अगर हम अर्बन कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में रूरल इंडिया के कंज्यूमर्स को देखें, सो रूरल इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग द प्राइस राइज एट 6.38%, वेयर एज अगर हम अर्बन कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके लिए जो प्राइस राइज है रैदर जो इम्पैक्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू द जनवरी मंथ में ये 5.91% था, और इनफैक्ट फरवरी में ये डिक्रीज़ होकर 5.75% जा चुका है। सो रूरल इंडिया के लिए जो प्राइसेस का राइज है दैट इज़ वेरी शार्पर। नाउ रिटेल इन्फ्लेशन के बाद अगर हम होल सेल इन्फ्लेशन की बात करें, सो वी नीड टू लुक फॉर द WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स, एंड होल सेल प्राइसेस के अंदर भी फरवरी मंथ में जो इन्फ्लेशन है इट हैज़ राइज टू 13.11%, एंड इससे पहले देवर 2 मंथ्स जहाँ पे जो होल सेल प्राइस इंडेक्स जो होल सेल इन्फ्लेशन थी दैट वाज स्टेइंग अबव 10% मार्क, एंड जनवरी मंथ में इट वाज 12.96%, एंड इससे पहले जो नवंबर था 2021 में तो रिकॉर्ड हाई हो गया था 14.9%, एंड अब फरवरी मंथ में भी इन्फ्लेशन जनवरी के कंपैरिजन में राइज हुई है एंड इट हैज़ रिकॉर्डेड एट 13.11% फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। होल सेल इन्फ्लेशन में भी अगर हम फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन की बात करें तो फरवरी मंथ में ये 31.5% टच कर चुका है। इससे पहले अगर हम देखें पिछले 5 मंथ्स में तो ये लोएस्ट है। जनवरी में ही ये 32.3% था,
एंड फेबररी में ये डिक्रीज़ होकर 31.5% हो चुका है। वेराज अगर हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे इन्फ्लेशन राइज हुई है। फेबररी मंथ में जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की जो इन्फ्लेशन थी दैट वाज 9.42%, जो कि इंक्रीज़ होकर 9.84% हो चुकी है। ये बेसिकली यही सिग्नल कर रही है कि जो हम ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से देख रहे हैं कि जो बेसिक मेटल्स हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड नाउ द प्रोड्यूसर्स दे हैव बिगिन टू पास दैट राइजिंग इनपुट कॉस्ट टू द एंड यूजर्स, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो चुकी है। वेरस अगर हम प्राइमरी आर्टिकल्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो एलिवेटेड। जो इन्फ्लेशन है वो 13.39% पे रिकॉर्ड की गई है। दिस हैज़ बीन सक्सेसिव फोर्थ मंथ जब जो फूड प्राइमरी आर्टिकल्स की जो इन्फ्लेशन है वो 10% से हायर रही है। वेराज अगर हम फूड इंडेक्स की बात करें तो ये थोड़ा मॉडरेट हुआ है। जनवरी मंथ में ये 9.55% था, वेराज फेबररी में इसे 8.47% पे रिकॉर्ड किया गया है। एंड देयरफॉर ये जो फूड इंडेक्स है इसने समवॉट जो WPI का जो ओवरऑल राइज है उसे लिमिट करने में हेल्प की है। एंड ये जो प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन है इसके अंदर मेनली जो शार्प ड्रॉप हुआ है वेजिटेबल प्राइसेस में, उसने इसको थोड़ा सा ईज आउट किया है। एज वेल एज देयर इज़ सम करेक्शन इन एग्स एंड सर्टन पल्सेस एज वेल। बेशक बाकी जो फूड ग्रुप्स हैं वो राइज हो रहे हैं, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस एग एंड सर्टन पल्सेस के जो प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, इससे थोड़ा सा जो प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा ईज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है इससे रिलेटेड है। सो फेबररी मंथ में इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा है दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25%, एंड सिमिलरली हमारा जो इम्पोर्ट्स हैं दैट हैव ऑल्सो राइज्ड विद 36%, जिससे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और इंक्रीज़ हो चुका है। इट हैज़ इंक्रीज टू $20.9 बिलियन। सो ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या है? ट्रेड डेफिसिट उस अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है जब कंट्री का जो इम्पोर्ट है इट एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो वो अमाउंट जिस अमाउंट से इम्पोर्ट एक्सीड कर चुके हैं एक्सपोर्ट को दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट जब गुड्स में होता है इट बेसिकली शोज़ कि जो कंट्री है उसके अंदर जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एज वेल। नाउ जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, मेनली आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, BOP को पढ़ते हैं, एंड यू सी कि उसके अंदर करंट अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर जो कंट्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, एंड जो भी ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है इनटू द करंट अकाउंट। तो अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंट्री ने जो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट की हैं उसकी वैल्यू एक्सीड कर चुकी है देन व्हाट इट हैज़ एक्सपोर्टेड। सो तब अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो तब एक डेफिसिट की जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट में करंट अकाउंट में रादर गुड्स एंड सर्विसेज इनको इंक्लूड किया जाता है अलॉन्ग विद जो नेट अर्निंग्स होती हैं फ्रॉम द ओवरसीज़, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में हो, डिविडेंड की फॉर्म में हो, या फिर कोई रेमिटेंसेज आए हैं, नेट ट्रांसफ़र हुई है पेमेंट की, इन सबको मिलाकर करंट अकाउंट बनता है। सो अगर हम फेबररी मंथ में इंडिया का टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखें तो इसकी वैल्यू $34.7 बिलियन पे रही है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो दिस इज़ अराउंड 25% हायर देन द लास्ट ईयर। वेराज अगर हम साथ ही में इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है बाय 36%, एंड इम्पोर्ट की जो वैल्यू रही है दैट इज़ $55.45 बिलियन। सो एज यू कैन क्लियरली सी हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं दे आर मोर देन दैट ऑफ एक्सपोर्ट, देयरफॉर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड टू $20.9 बिलियन। ना इससे पहले अगर हम जनवरी मंथ की बात करें तो तब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो कुछ 5 मंथ लोएस्ट था। इट वाज रिकॉर्डेड एट $17.4 बिलियन, लेकिन फेबररी में जो ट्रेड डेफिसिट है ये वाइडन अप हो चुका है।
एंड आगे आने वाले मंथ्स में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये और एलिवेट होता जाए, बिकॉज ओवरऑल जो हम देख रहे हैं जो हाई कमोडिटी प्राइसेस ओवरऑल ग्लोबली हो चुके हैं अलॉन्ग विद द ऑयल प्राइसेस, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन द कमिंग मंथ्स हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये और इंक्रीज़ हो सकता है. ना ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट्स देखें तो एक्सपोर्ट्स में काफ़ी जो अपटिक आया है उसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर रहा है दैट इज़ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स. एंड इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स में काफ़ी राइज देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो 13.1 बिलियन से, जो कि लास्ट ईयर फरवरी 2021 था, इससे काफ़ी ज़्यादा स्पर अप कर चुका है. अगर हम इस साल की बात करें सो अराउंड 4.77 बिलियन डॉलर्स का जो गोल्ड है वो इंपोर्ट किया गया है. नाउ अगर इस गोल्ड इंपोर्ट के ट्रेंड को देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिस इज़ डेफिनेटली लोअर, लेकिन अगर जनवरी मंथ की कंपैरिजन में देखें तो फरवरी में जो गोल्ड इंपोर्ट है इट वाज ऑलमोस्ट डबल. नाउ अगर हम मार्च की बात करें, अगर हम इस मार्च के एंड में जो इंडाइसेस आने वाले हैं सो डेफिनेटली जो ओवरऑल हायर कमोडिटी प्राइसेस हो रहे हैं दे विल इन्फ्लेम आर इम्पोर्ट्स, क्योंकि जो ऑयल इम्पोर्ट है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ आर ट्रेड डेफिसिट. ना ओवरऑल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे डेफिनेटली जो ट्रेड डेफिसिट है वो मार्च मंथ में भी एक्सपेक्टेड है कि इट विल रिमेन अप $20 बिलियन. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा लोकसभा में डिमांड्स फॉर ग्रांट जो है उसे टेबल अप किया गया, एंड इसके अंदर बेसिकली जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होने वाला होता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसे यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है एज इट वाज इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड इस डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर वोटिंग होती है लोकसभा में, एंड इट इज़ सबमिटेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 113 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके अंदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है या फिर जो ग्रांट्स जाती हैं स्टेट्स और यूटीज़ को इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, उन सबको यहाँ पे साइड किया जाता है. जनरली जो वन डिमांड फॉर ग्रांट होती है इसे हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट प्रेजेंट करता है, एंड पार्लियामेंट ने इसमें नेट एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ 1.07 लाख करोड़ का अप्रूवल दिया है, इंक्लूडिंग 15,000 करोड़ टुवर्ड्स फर्टिलाइज़र सब्सिडी. तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी के अंदर ये एडिशनल सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी जो हैं करंट फिस्कल ईयर की उसको लेकर भी अप्रूवल मिला है. इसके अलावा हमारा जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है इसको भी कुछ 4,950 करोड़ का जो कैपिटल है, जो फंड है वो दिया गया है. सो फ़िलहाल लोकसभा के अंदर जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं उन्हें यहाँ पे टेबल अप किया जा रहा है, एंड काफ़ी बड़ी ग्रांट सब्सिडी फर्टिलाइज़र्स के लिए दी गई है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को अगर हम समझें तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लो इनकम पॉपुलेशंस को फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती हैं. इन फाइनेंशियल सर्विसेज में माइक्रो लोन्स, माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो इंश्योरेंस इंक्लूड हो जाता है, एंड ये बेसिकली फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो कि स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती हैं उन लोगों को जो कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाते या फिर जिनके पास एक्सेस नहीं है बैंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए. सो ऐसे लोगों को स्मॉल लोन प्रोवाइड करने वाली जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. नाउ स्मॉल लोन्स की जो डेफिनेशन है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है. इंडिया की बात करें तो वो सभी लोन्स विच आर बिलो ₹1 लाख, जो कि 1 लाख से कम जो भी लोन्स हैं उन सबको माइक्रो लोन्स के तौर पे कंसिडर किया जाता है. एंड ये जो माइक्रो लोन की फैसिलिटी है ये हमारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लो इनकम पॉपुलेशंस को जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो बैंकिंग सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है या फिर एक्सेस नहीं है उनको ये प्रोवाइड करते हैं. नाउ मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो सो कॉल्ड इंटरेस्ट रेट होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, इट इज़ लोअर देन व्हाट इज़ चार्ज्ड बाय द नॉर्मल बैंक्स. एंड इसी लेके देर आर सर्टन ड्राइवर्स जो कि इस कॉन्सेप्ट को एक्यूज़ करते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस एंटिटीज़ हैं दे आर क्रिएटिंग गेन्स बाय मैनिपुलेटिंग द पुअर पीपल्स मनी बिकॉज दे चार्ज इंटरेस्ट रेट लोअर देन द नॉर्मल बैंक्स. एंड अगर हम इंडिया में पिछले कुछ डिकेड्स देखें तो जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है ये काफ़ी रैपिडली ग्रो किया है.
इट सर्व्स अराउंड 102 मिलियन अकाउंट्स, जिसके अंदर बैंक्स और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, जहाँ पे इंडिया की जो पुअर पॉपुलेशन है उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. So, different types of financial service providers for poor people have emerged. We have certain NGOs, we have certain cooperatives, community-based development institutions भी हैं, जैसे कि self help groups होते हैं या फिर credit unions बन जाती हैं, commercial and state banks, insurance and credit companies तक भी poor people को जो financial services offer करती हैं. Then we have telecommunication and wire services, post offices. So all of them, they offer the new possibilities. So हमारा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, सो इंडिया के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFCs, जिसके अंदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2011 में डायरेक्शंस दी थी. नाउ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, एज दे प्रोवाइड ईजी क्रेडिट एंड ये स्मॉल लोन्स ऑफर करते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल, एंड इट मेक्स मोर मनी अवेलेबल टू पुअर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, जिसकी वजह से जो पुअर हाउस होल्ड हैं वहाँ पे जो इनकम है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होती है. एंड इट बेसिकली सर्व्स अंडर द फाइनेंस सेक्शन, जिसके अंदर विमेन और जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं या फिर जो डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि अंडर फाइनेंस्ड हैं उनको ये सर्व करते हैं. Along with this, it helps the poor and marginalized section of our society. They make them aware of the financial instruments which are available for their help. And जिससे overall जो हमारा culture of saving है वो develop होता है even in the poor sections. एंड इससे ओवरऑल अगर हम बेनिफिट देखें तो वो सारी फैमिलीज़ जिनको माइक्रो लोन से बेनिफिट मिलता है, दे आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड बेटर एंड कंटिन्यूड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. हाउएवर इसे लेकर काफ़ी चैलेंजेस भी हैं. नाउ सबसे बड़ा चैलेंज आता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेगमेंटेड डाटा. नाउ जो ओवरऑल लोन अकाउंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, एंड इन लोन्स का जो एक्चुअल इम्पैक्ट होता है दैट इज़ ऑन द पॉवर्टी. लेकिन किस लेवल के क्लाइंट्स को ये डील कर रहे हैं दैट इज़ नॉट क्लियर, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी लेवल इम्प्रूवमेंट हो रही है दैट उसके जो डाटाज हैं दे आर मोर फ्रेगमेंटेड. इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव बीन इम्पैक्टेड बाय कोविड-19. जो कलेक्शंस हैं उनको काफ़ी इनिशियल हिट मिला है, एंड जो डिसबर्सल्स थे वो उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कोविड-19 ने. ना बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं दे ऑल्सो क्वेस्ट फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. तो इसके अंदर जो उनका सोशल ऑब्जेक्टिव है दैट कैन बी ओवरलिक्ड. उनका सोशल ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में उनकी जो लाइव्स हैं उनकी लाइव्स इम्प्रूव हो सकें. बट ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव है ये ओवर द टाइम वी सी दैट इट इज़ ग्रेजुअली इरोडिंग. ना इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोन्स जो नॉन इनकम जनरेटिंग पर्पसेस हैं उसके लिए भी लोन दे देते हैं, और ऐसे जो लोन्स हैं दे आर शॉर्ट टेन्योर्ड, एंड इससे जो कस्टमर है उसको इकोनॉमिक प्रोफाइल को अगर हम देखा जाए तो वो एक तरह के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, एक विशियस डेब्ट ट्रैक के अंदर फंस जाते हैं दैट ताकि जो पहले लोन लिया है उसको उतारने के लिए उनको फिर एक और लोन लेना पड़ता है. तो एक तरह का जो विशियस डेट ट्रैप है उसके अंदर जो नॉन इनकम जनरेटिंग पर्पसेस के लिए जब लोन्स दिए जाते हैं, सो देयर आर कस्टमर्स हु आर ट्रैप इन दैट एज वेल. Now, microfinance institutions, they are in news because RBI ने allow किया है microfinance institutions को that they can fix their own interest rates. जो micro loans वो देते हैं उसको लेकर वो अपने loans fix कर सकते हैं, लेकिन जो rates हैं they should not be usurious. एंड अलॉन्ग विद दिस RBI ने जो गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइज़ किया है, एंड जो डेफिनेशन है माइक्रो फाइनेंस लोन की उसके अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है दैट इट इज़ अ कोलेट्रल फ्री लोन जो कि एक हाउस होल्ड को दिया जाएगा उन लोगों को जिनकी एनुअल इनकम अप टू 3 लाख है. सो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लोन और जो गाइडलाइंस हैं उनको डिफाइन कर दिया गया है दैट दिस विल बी अ कोलेट्रल फ्री लोन जो कि ऐसे हाउस होल्ड को दिया जाएगा जिनकी एनुअल इनकम इज़ अप टू 3 लाख. Now, इससे पहले जो अपर लिमिट थी दैट वाज 1.2 लाख फॉर द रूरल बोरोअर्स एंड 2 लाख फॉर अर्बन बोरोअर्स. लेकिन अब जो रिवाइज्ड एंटिटीज़ आई हैं इसके अंदर जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं दे कैन फिक्स देयर सीलिंग इंटरेस्ट रेट. सो ये जो दो बड़ी चीज़ें की गई हैं कि जो इनकम कैप है उससे रिवाइज करके 3 लाख तक एक्सपैंड कर दिया गया है. सो दिस विल डेफिनेटली एक्सपैंड द मार्केट अपॉर्चुनिटी, एंड इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट का जो कैप है उसे रिमूव कर दिया गया है.
सो दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि जो RBI ने जो कॉन्फिडेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में दिखाया है, एज दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केटर द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है. सो यहाँ से वे फॉरवर्ड तो यही है दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल एंड स्केलेबल माइक्रो फाइनेंस मॉडल, ताकि जो इकोनॉमिक और जो सोशल गुड है दोनों यहाँ से केटर हो सके. एंड दे शुड इंश्योर द स्टेटेड पर्पस ऑफ द लोन, जो कि ऑफनली जब लोन एप्लीकेशन आती है तो कस्टमर से पूछा जाता है कि किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, और उसको वेरीफाई किया जाता है एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द लोन. तो इसको इनको शुरू करना चाहिए. एंड RBI इज़ डेफिनेटली encouraging the microfinance institutions because of their impact that they're leaving on the society, as उनका जो सोशल इम्पैक्ट जो स्कोर कार्ड है वो काफ़ी हाई है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो. सो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को लेकर एक स्पेशल बुलेटिन रिलीज़ किया गया बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इंडिया का जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है उसे 103 रिकॉर्ड किया गया इन द टाइम पीरियड ऑफ 2017 to 2019. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि हमारा जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है ये इससे पहले 2016 और 18 के बीच में 113 रिकॉर्ड किया गया था, एंड इट हैज़ डिक्रीज्ड बाय 10 पॉइंट्स. तो ओवरऑल ये 8.8% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है इन द इंडियाज़ मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो. नाउ इससे पहले भी अगर हम 2014 और 16 की बात करते तब कुछ 130 पे था हमारा MMR. 2015 और 17 के बीच में 122 पे पहुंचा, 16 और 18 के बीच में 113 पे पहुंचा, और अब 2017 और 19 के बीच में इसे 103 पे रिकॉर्ड किया गया. तो एक परसिस्टेंट डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है. एंड यहाँ पे अगर हम हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो टारगेट देखें, दैट इज़ टू अचीव 100 पर लाख लाइव बर्थ्स बाय 2020. तो हमारा जो MMR है इट शुड बी एट 100 पर लाख लाइव बर्थ्स बाय 2020. तो 2019 तक ये 103 हो चुका है. वी आर ऑन ट्रैक ऑफ अचीविंग दिस नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट एज वेल. एंड यहाँ पे इसे लेकर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है, दैट इज़ टू कीप द MMR एट 70 पर लाख लाइव बर्थ्स बाय 2030. तो 2030 तक 70 पर लाइव बर्थ्स पर लाख लाइव बर्थ्स का जो टारगेट है वो हमें अचीव करना है एज पर आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड वी आर ऑन दैट लाइन टू अचीव इट. हाउएवर इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि ऑलरेडी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है MMR को वो अचीव कर चुकी हैं. 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि केरला जिन्होंने 30 पे कर दिया है MMR, महाराष्ट्र 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु 58, आंध्र प्रदेश 58, झारखंड 61 एंड गुजरात 70. तो इवन जो स्टेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं. इससे पहले 5 स्टेट्स थी जिनका जो टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था वो अचीव हो चुका था, एंड नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 7 स्टेट्स. नाउ अलॉन्ग विद दिस देर आर 9 स्टेट्स जिन्होंने जो इंडिया का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो टारगेट है उसे अचीव कर लिया है, जिसके अंदर कर्नाटका विद 83, हरियाणा विद 96 जो इंक्लूड होता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इस वीडियो लेक्चर में जो आज के न्यूज़पेपर में हमारे UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन्हें डिस्कस किया. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.